हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल रोमांच इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। केमिस्ट्री का वीडियो रहेगा। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप बीएससी में हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में, या किसी भी क्लास में हो, आप मुझको ये बताओ, क्या आपको संयोजकता, तत्वों की संयोजकता निकालने का कॉन्सेप्ट आता है? आप बोलोगे नहीं। मैं मानता हूं यदि यकीनन आप ईमानदारी से कमेंट करो तो आप मुझे अभी के अभी वीडियो रोक कर कमेंट करो, क्या आप पर वैलेंसी निकालने का कॉन्सेप्ट आता है? तो आप में से मैं कहूँगा 50 से 60% पर स्टूडेंट्स पर कॉन्सेप्ट निकालना नहीं आता। बेशक बता सकते हैं कि फलाने तत्व की इतनी वैलेंसी, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पता। ठीक, तो आज उसी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से, और ऐसा सीख लेंगे कि जीवन भर भूलेंगे नहीं। ठीक है, चाहे 9th में हो, 10th में हो, 12th में हो, या आप बीएससी में हो। यदि आप केमिस्ट्री पढ़ने के इच्छुक हो और केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लो। ठीक है, चलिए आज हम निकालेंगे वैलेंसी। निकालना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वैलेंसी का आप ये समझ लीजिए, वैलेंसी का ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा मैं। वैलेंसी यानी कि संयोजकता। ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि आपका ऑक्सीकरण संख्या अलग तरह से निकलती है, वैलेंसी अलग तरह से निकलती है। ठीक है, वैलेंसी निकालने के लिए आपको तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ-बाउ नियम से होता है, जो कि मैं आपको इससे पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें मैं बता चुका हूं। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर देख लीजिएगा। लेकिन आपको आज भी मैं वो वीडियो देखी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आज फिर भी समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आपको दूंगा मैं। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने ये तत्व लिख दिए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। ठीक है, इस तरह से सारे मैंने यहाँ तक 34 तक लिख लिए। 34 तक सीख जाओगे तो बाकी आगे का हो ही जाएगा भाई। जब मान लीजिए सभी में कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ये चीज मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे मैंने क्या करा था, पहले वीडियो बनाई थोड़ी गलत हो गई थी, इसलिए लिखा हुआ मिटा दिया। ठीक है, चलिए आप सबसे पहले कुछ चीज मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि आपका ये SPDF, इन उपकोषों में देखिएगा क्या होता है। S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? अधिकतम S में 2 आ सकते हैं, P में 6 आ सकते हैं, D में 10 और F में 14। ठीक है, इन उपकोषों में इतने ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं अधिकतम। ठीक है, यदि S में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये अधिक स्थायी कहलाया जाता है। बस इतना दिमाग में रखिए। P में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये स्थायी कहलाएगा, अधिक स्टेबल कहलाएगा। ठीक है, यदि किसी देखिएगा एक P में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, एक P में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, और एक P में 5 इलेक्ट्रॉन है, और एक P में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसमें अधिक स्थायी कौन है? तो आप कहोगे ये 6, क्योंकि P में अधिकतम 6 आ सकते हैं तो ये स्थायी है। ठीक है, यदि मैं कहूं कि ये 6 वाला आप मत देखो, इन तीनों में बताओ कौन स्थायी है, तो आप कहोगे कि भाई इस P पर 1 इलेक्ट्रॉन है, इस P पर 3 इलेक्ट्रॉन है, इस P पर 5 है। तो आपका दिमाग तुरंत जाएगा इस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये वाला स्थायी होगा। लेकिन ये आंसर आपका गलत है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अधिक होने से मतलब नहीं है। या तो कोई उपकोष पूरा भरा हुआ होना चाहिए, संपूर्ण भरा हुआ, यानी कि कैसा पूरा भरा हुआ होना चाहिए, या आपका आधा भरा हुआ होना चाहिए। आधे का मतलब इस P पर 3 इलेक्ट्रॉन, P में अधिकतम 6 आ सकते हैं, ये पूरा भरा हुआ है, यानी कि फुल की बात कर रहा हूं। फुल कोष में इतने आ सकते हैं। और हाफ में कितने आ सकते हैं? हाफ में S में 1, P में 3, और इसमें 5, और इसमें 7। ठीक है, तो अब इसमें स्टेबल कौन कहलाया जाएगा? ये वाला स्टेबल कहलाया जाएगा, क्योंकि ये हाफ भरा हुआ है। ठीक है, बस इतना कॉन्सेप्ट समझ लो। या तो उपकोष पूरा भरा हुआ होना चाहिए, फुल होना चाहिए, तो आपका स्टेबल कहलाएगा, या फिर हाफ होना चाहिए तो स्टेबल कहलाएगा। बाकी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसका कोई महत्व नहीं कहलाया जाएगा। जैसे F में अधिकतम 14 आ सकते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन है F के पास तो ये स्टेबल है। या फिर F के पास 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब ये स्टेबल कहलाएगा। यदि F के पास में 10 इलेक्ट्रॉन है तो ना, ये स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो बस स्टेबिलिटी का ध्यान रखना है, पहली चीज। ये चीज समझ गए? ठीक है, चलिएगा दूसरी चीज आप ये समझ लीजिए कि जो नाभिक होता है, हम जानते हैं कि भैया नाभिक तत्वों के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर क्या होती है? बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और ऐसा नहीं है, प्रत्येक नाभिक के चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, तो इन कक्षाओं का क्रम भी एक निश्चित होता है।
कि भैया नाभिक के पहले वाली जो कक्षा है ये के कहलाएगी, दूसरी वाली कक्षा एल, तीसरी वाली एम, फिर के एल एम एन, इस तरह से। और इसमें ये भी चीज है कि भैया पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, दूसरी में आपके कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, और तीसरी कक्षा में आपका कितने 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। तो ऐसे इसमें अनंत कक्षाएं होती है पीछे तक, ठीक है। तो इसमें कैसे पता चल रही है हमको कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2n²। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, देखिए किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हम किस सूत्र से निकालते हैं, 2n²। n है कक्षा का क्रम, कक्षा का क्रम। यदि मैं आपसे पूछूं पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2, n की जगह पे आपने पहला रख दिया, n की जगह पे 1 रख देंगे, स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2। यदि मैं कहूं तीसरी कक्षा में n बराबर तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो n की जगह पे आप रख दोगे 3 का स्क्वायर यानी कि 2 गुणा 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, देख लो तीसरी कक्षा में 18। ऐसे ही चौथी में 32, आगे चलोगे इसी क्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। ये भी चीज फिक्स है कि पहली कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन, दूसरे में इतने, ठीक है। चलिएगा अब इसी से आपका देखो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज आप नई सीखने को मिलेगी, ठीक। तो अब ये चीज सीख गए हम, यहां से बाद में देखिएगा अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना सिखाता हूँ, डॉट वैसे वाला, ठीक है। संख्यात्मक कैसे करते हैं, जैसे कि देखिए पहले में ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं इसमें पहली कक्षा में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन तो ये इसके पहली कक्षा में ही आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 लिख देंगे। 2 है तो दूसरी कक्षा में ही आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहली कक्षा में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और दूसरी में 8, और तीसरी जो कक्षा है इसकी, ये वाली जो कक्षा है तीसरी में बना दे रहा हूँ इसके पास, ये तीसरी कक्षा है, इसमें कितने आ सकते हैं, 18। इनसे ही काम हो जाएगा, देखिए, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास में तीन इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और दूसरी में अब हमारे पास तो एक ही बच रहा है ना, देखिएगा ये नाभिक है, नाभिक के चारों इस तरह से है, ठीक है, कक्षाएं हैं। अब हमारे पास है 3 इलेक्ट्रॉन है, तीन को कैसे रखेंगे, देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गया, पहली कक्षा में 2 आ गए। और तीसरा भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं रखेंगे, तीसरा तो अगली कक्षा में रखेंगे ना, क्योंकि इसका तो कोटा पूरा हो गया। तीसरी कक्षा में ये आ गया तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो 2 पहली कक्षा में आया, और दूसरी कक्षा में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, काम खत्म। अब इसमें कितने, देखिएगा 2, पहली में 2 आए, और दूसरी में कितने, भाई दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कितना रख रहा हूँ, यहाँ पर भाई मेरे पास तो 2 ही बचे, 2 यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसे ही 2, इसमें कितने आ सकते हैं, पहली में 2 डाल दिए, दूसरी में कितने डाल दूं, मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से पहली में 2 डाल दिए, दूसरी कक्षा में कितने, आपका 3 डाल दूंगा। ऐसे 2,4 हो जाएगा। ऐसे ये तो करते चले आओगे। अब यहाँ पे आ जाओ सीधे सीधे 11 पर, 11 पर कितने, देखो इसको साथ में कैसे करें, 2, दूसरी कक्षा में 5 डाल दिए, 2, दूसरी कक्षा में मैंने कितने 6 डाल दिए, ठीक है। 2, दूसरी कक्षा में कितने डाल दूंगा मैं, 7 डाल दूंगा, क्योंकि 7 तक आ सकते हैं नहीं यहाँ पे, ठीक है, समझ पा रहे हो, 7 तक आ सकते हैं, ठीक है। कैसे आ सकते हैं, 2,7 कह दीजिए, ठीक, समझ गए। चलिएगा ऐसे ही आपका 2,8 लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 2,8,1, क्यों, क्योंकि पहले में 2 डाल दिए, दूसरे में मैंने कितने डाल दिए, 8 डाल दिए। अब तीसरी कक्षा में 18 तक आ सकते हैं, तो इसमें मैंने 1 डाल दिया। 2,8, यहाँ पर 2,8, यहाँ पर कितने कर सकता हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से हमारा क्या है कॉन्सेप्ट, यहाँ से एक और निकल के आता है। जैसे अब हमको ये कहाँ से पता चल रहा है, देखिएगा जैसे 11 है, 11 का मैं यहाँ पे वैसे नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाऊं तो क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6 और देखिए और 3s1 ये होता है। तो देखिएगा यहाँ से पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और दूसरी देखिए दूसरी कक्षा, ये दूसरी कक्षा का s उपकोष, दूसरी कक्षा का p उपकोष, तो कितने हो गए, 2 इसमें और 6 इसमें, 8 हो गए। और तीसरी कक्षा में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऐसे ही में यदि मैं यहाँ से 11 का हो गया, ऐसे ही 12 का किया। अब 13 पर क्या है, 13 का आपका एल्यूमिनियम है,
एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो, ये ऐसे भी पता चल जाता है। 13 का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखिए ध्यान से 3s2 हो गया। अब यहाँ पर 6 4 10 2 12 और 1 13 3d1, ठीक है 3d1 आ गया, सॉरी 3s2 3s2 के बाद में 3p1 आ गया, 3p1 आ गया। तो ये क्या पहले में 2, दूसरे में ये देखिए दूसरा है यहाँ से यहाँ तक, दूसरे में कितने 8 हो गए और तीसरे में कितने हो गए, तीसरे में देखिएगा 2 और 8 और 8 के बाद में ये कितना है 3, तो यहाँ पे 2 8 3 ऐसे लिख दिया। इसी क्रम में आगे ये बढ़ते चले जाएंगे 2 8 ये कितना हो जाएगा 4 2 8, देखिए पहले में 2 तीसरे में 8 और दूसरे में 5, ये हो जाएगा 2 8 5, ठीक है। चलिएगा ये हम लेकर कैसे करेंगे, देखिए 2 दूसरे में 8 चले गए, 8 और 2 10 हो गए, बचे कितने 6 बचे क्योंकि 16 हैं। पहले में 8 पहले में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 7, 2 8 8 8, ठीक है। 18 तक तो आपका सेम रूल, यानी यहाँ तक तो आपका एक ही नियम, यानी कि नियम नंबर 1 से आप करते हुए आए नॉर्मली, ठीक है। यहाँ से आगे नियम चेंज हो जाता है, आप एक ही नियम से पूरी केमिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ लोगे, हर जगह कुछ ना कुछ तो नियम चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ से नियम नंबर 2 स्टार्ट होता है। ये नियम कहाँ से आया, ये नियम आया आपका ऑफबाउ नियम से। क्यों, ऑफबाउ नियम कहता है, क्या कहता है जरा पहले इसका 19 का ये पोटेशियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो जरा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए 2 4 4 और 6 10 2 12 12 6 18 3p के बाद में आता है 4s, ठीक है। 3p के बाद में इलेक्ट्रॉन जाता है 4s में, यानी कि देखिएगा ये जो आपका नाभिक है, नाभिक के बाद में जो इलेक्ट्रॉन बंटते हैं उसका भी एक अलग रूल होता है। क्या रूल होता है जरा समझो कि देखिएगा पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 8 इसमें आ सकते हैं अधिकतम, इसमें 18 आ सकते हैं, इसमें 32 आ सकते हैं। ये चीज ठीक है, ये बिल्कुल सत्यता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते दूसरे में 8, लेकिन आते किस तरह से, किस नियम से प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने का नियम कौन बताता है, ऑफबाउ। ऑफबाउ भाई साहब कहते हैं कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, कोई नहीं, दूसरे में चले जाएंगे, तीसरे चौथे, यहाँ के बाद में जैसे ही ये देखिए तीसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा में आपका S उपकोष भी है, P उपकोष भी मिलेगा, इसमें D भी मिलेगा, F भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसका नियम है इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने का, पहले S में 2 चले जाएंगे, फिर P में चले जाएंगे 6, उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन है उसके बाद में 4s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस चौथी कक्षा के S उपकोष में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में जाएगा, फिर उसके बाद में आपका जैसे कि 20 है, 20 कैल्शियम, इसका भी यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 4s2 आ जाएगा। फिर आपका 21 है, 21 पर क्या वेनेडियम है, तो सॉरी ये होगा 21 पर आपका स्कैंडियम, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर आपका 4s2 जाएगा, देखिए पूरा मैं करके दिखाऊं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ पे जाएगा 4s2 3d1। अब देखो, अब कुछ नई चीज सीखी कि आपने 3p के बाद में चौथी कक्षा का S उपकोष में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उसके बाद D में जाएगा। ऐसा क्यों, ऑफबाउ नियम कहता है पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर के उपकोष में प्रवेश करता है, यानी कि निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, तो इसकी जो ऊर्जा स्तर है वो D3D के ऊर्जा स्तर से कम होता है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जब ऐसे इलेक्ट्रॉन तो नहीं डायरेक्टली समझ में ना आए तो आप इलेक्ट्रॉन विन्यास कर दो। यहाँ से देखिएगा पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा देखिए ये है दूसरा, इसमें 8 हो गए, 2 और 6 8। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, ये तीसरे वाला ये रहा और एक ये रहा, तो 6 और 2 8 रहे 9 यहाँ पे आ जाएंगे, और चौथे वाले में कितने 2, इस तरह से, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आपने देखा 2 8 और यहाँ पर आपका 18 फिर 2, तो कुल मिलाकर ये हुआ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है पहले जैसे ये है 19 वाला कैसे किया था, 2 आ गया, फिर दूसरे में कितना गया 8 गया,
और तीसरे में आपका कितने 8 जा रहे हैं और चौथे में आपका 1। तो कुल मिलाकर बात ये 20 का 2 8 8 और यहाँ पे 2 चला जाएगा। तीसरे में 21 वाले में 2 8 और पहले यहाँ पर आपका 2 चले गए, बचे हुए यहाँ में चले जाएंगे। ऐसे ही 2 8 2 इसमें चले जाएंगे, फिर यहाँ पे बचे हुए 10 यहाँ पे आ जाएंगे। 2 8 2 यहाँ पे चले जाएगा, यहाँ पे बचा हुआ 11 यहाँ पे आ जाएगा। 2 8 2 यहाँ पे और यहाँ पे 12 है। जब भी कभी भी यहाँ पर डी वाले में या बीच वाले में 12 आ जाए ये फिर गलत हो गया। अब यहाँ से लगा आपका नियम नंबर दूसरा, यहाँ से लगा नियम नंबर 2 और यहाँ से लगेगा इसमें लगेगा नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कहता है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो भाई। देखिएगा 24 वाले में नियम नंबर, ठीक है, कैसे लगेगा देखिए आप ये भी समझो। 24 में क्या है, 24 में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d। यहाँ पे हमारा आना चाहिए, यहाँ पे 4 आएगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हो रहा है। देखिए 2 और 4 और 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24 होना तो ये चाहिए जो इसके अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है। कैसे देखिएगा, इसमें 2 आ गए, ये दूसरे वाले में आपके 8 आ गए, तीसरे में देखिएगा ये और ये 6 2 8 4 12 आ गए और चौथे में 2 ये हो गया। लेकिन हमने क्या बताया था, अब इस चीज को याद कर लो। अब डी में 3d डी वाले में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये ना तो ये हाफ है ना ये फुल है, यानी स्टेबल नहीं है। और एस में 2 है, ये स्टेबल है। लेकिन हमको 2 स्टेबिलिटी बन जाती है यदि मैं यहाँ पर क्या कर दूं, इसमें मैं ये 2 था, ये 4s 1 कर दूं और 3d यहाँ पर क्या कर दूं 5 कर दूं। तो ये क्या होता है, ये केवल 2 स्थिति होती है, एक इस वाली और एक आपका 29 Cu। इन दोनों को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसमें, हालांकि ऑफबाउ नियम के तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं ऑफबाउ नियम के, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इसमें ना जाकर, यानी एस वाला क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन 3d को दे देता है, 3d 4 को, तो अब 3d हो जाते हैं 5, यानी डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो मतलब क्या हो गया, एस में कितने हो गए 2, यानी कि हाफ, एस में 1 बचा, ये हाफ हो गया, यानी ये भी आपका स्टेबल है और यहाँ पर ये भी आपका स्टेबल हो गया। तो कुल मिलाकर बात ये है कि 2 चीज स्टेबल, यानी 2 स्टेबिलिटी बन गई, तो ये ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा और यहाँ पर क्या रखे जाते हैं, पेयर है, ठीक है, ये चीज हो गई। बाकी सेम टू सेम रहेगा, बाकी सारी चीजें इसी क्रम में आगे बढ़ती रहेंगी। 2 8 14 ये यहाँ पर 13 रहेगा, यहाँ 2 करके यहाँ पर 13 है, ठीक है। 2 8 यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 14 देखिएगा, 8 2 10 2 12 और 14 26, 2 8 2 और यहाँ पर 15 कर दो, 2 8 इसमें 2 जाएंगे, फिर यहाँ पर 16 है, 2 8 यहाँ पर 2 जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 है। अब देखिएगा फिर से 2 सॉरी यहाँ पर देखिए इसी में देखिएगा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या कर देंगे हम 1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि इसकी भी कंडीशन लास्ट में इस तरीके से आएगी। तो यहाँ पे आएगा 4s2 और यहाँ पे आएगा 3d 9, तो इसको हम फुल कर देते हैं, इसको हाफ कर देते हैं, तो ये दोनों स्टेबल हो जाते हैं, ये दोनों स्टेबल हो जाते हैं इस तरीके की कंडीशन, ठीक है। बाकी इसी तरीके से, ठीक है। अब हम यहाँ तक सीख गए, बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना करना सीख लो, बस 3 नियम काफी हैं। हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, हमको सिखाना था, क्या सिखाना था, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वैलेंसी निकालना आप सीख लो, ठीक है। अब देखिएगा आपने इतना तो सीख गए, क्या सीख गए आप, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संख्यात्मक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना तो आप सीख गए। अब क्या रह गया है, संयोजकता कैसे निकालते हैं। अब संयोजकता का मतलब ये है, पहले बेसिकली ये समझो संयोजकता होती क्या है, बेसिकली समझो, ठीक है। बहुत ही मैं परिभाषा नहीं, केवल कॉन्सेप्ट आपको दूंगा। संयोजकता वैलेंसी ये है वह संख्या जो तत्वों के परमाणुओं के संयोजन करने की क्षमता, क्या है, सीधे सीधी बात, संयोजन, परमाणुओं के संयोजन करने की क्षमता, परमाणुओं के संयोजन यानी कि संयोग करने की
क्षमता अलग अलग तरीके से डिफाइन की गई है, लेकिन मेरा मतलब यहाँ पे क्षमता। कुल मिलाकर बात ये है हाइड्रोजन के परमाणु कि उस तत्व के परमाणु से कितने परमाणुओं से संयोग करता है, इस तरह से अलग अलग तरीके से बेसिक समझो। यदि यह कोई कहता है कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ही संयोजकता कहलाती है, संयोजकता भी कई प्रकार की होती है और एक तत्व की संयोजकता एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। संयोजकता एक क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, कभी भी ये हाफ यानी कि 1/2 या बट्टे में नहीं होती है। संयोजकता को कभी भी प्लस या माइनस चिन्ह से प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस से तो ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करते हैं, संयोजकता को प्लस माइनस से संयोजित दर्शाते नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या से ही हम संयोजकता को बता सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि किसी तत्व, कोई भी तत्व है, वो अपनी बाह्यतम कोश से कितने इलेक्ट्रॉन त्याग कर या कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक बना लेता है, ये वो संख्या होती है। सिंपल सी बात ये है। यदि मैं कह रहा हूं, देखिए अष्टक, कोई भी तत्व है वो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति रखता है, ये चीज अपने दिमाग में रख लो। जब 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति रखता है तो किसी तत्व के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और इससे अंदर वाले में कितना है, 8 है। तो ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि भैया इसका बाह्यतम कोश का 1 इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल जाए, या तो ये बाहर ये निकल जाए, या इसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इसके पास एक और अष्टक बन जाएगा, या 1 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। तो अब बताइए, अब इस पर जल्दी काम कौन सा हो सकता है? जल्दी हो सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। भाई ये 7 रुपये ये उधार किससे मांगे? हो सकता है कि 1 रुपया अपने आप से दान कर दे, बात खत्म, धनी बन जाएगा। भाई धनवान, भाई एक स्कीम निकले, धनवान वो माना जाएगा जिसके पास 8 रुपये होंगे, जिसकी जेब में 8 रुपये होंगे। अब आपके पास में 8 और 1 9 है, इस तरह से। तो आप चाहेंगे या तो ये वाला रुपया आपसे खत्म हो जाए या आपके पास 7 और आ जाए, तो 8-8 के जोड़े बन जाएंगे ना आपके पास। वो धनी माना जाएगा जिसके 8-8 के जोड़े ज्यादा होंगे। 8 का जोड़ा 7 और चाहिए, तो 7 कौन देगा? किसी और से मांगने जाओगे 7 थोड़ी ना दे देगा वो। चाहेगा बोले 7 जिसके पास होंगे तो वो कहेगा तू मुझसे 7 मांग रहा, तू ही अपना 1 दे दे, मैं भी 8 धनी हो जाऊंगा। तो वो चीज होती है। यदि 2 है तो 2 को भी आसानी से त्याग सकता है, क्योंकि 2 इस पे होंगे तो ये 6 मांगेगा, 3 होंगे तो ये 5 मांगेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है, यदि 4 होंगे तो ये 4 दे सकता है और ले भी सकता है, तो 4 संयोजकता होगी। 3 होंगे तो बाह्यतम कोश में 3 संयोजकता होगी, क्योंकि ये 3 को त्याग सकता है। यदि 5 है इसके पास तो ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि इसके पास 3 आ जाए। 3 इसके आसानी से आ जाएंगे। 5 त्यागने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन 3 ग्रहण करने में कम एनर्जी लगेगी, तो ये चाहेगा कि 3। तो सीधी सीधी बात है कि जब इसके पास 5 होंगे तो 3 चाहेंगे। तो आप देख कर ही बता दोगे ना, यदि इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये कितने चाहेगा, 2 और चाहेगा, 2 इसकी संयोजकता हो जाएगी। तो कितने ये ले सकता है और कितने ये दे सकता है, वही संख्या क्या है, ऑक्सीकरण संयोजकता है। ठीक है, चलिए अब बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में आगे बढ़ते हैं और चीजों को सीखते हैं कि बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं या जो इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। कोई भी कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है और कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। सभी जितने भी एलिमेंट हैं, सभी इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, सभी एलिमेंट चाहते हैं कि उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो, अर्थात उनका बाह्यतम कोश अष्टक पूर्ण हो उसका, यानी 8 इलेक्ट्रॉन बन जाए। तो देखिएगा, उसके लिए सिंपल सी बात यह है, यदि 2 नियम है संयोजकता निकालने के। पहला नियम तो ये संयोजकता के 2 नियम हैं। यदि बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यही उसकी संयोजकता होगी। और यदि 4 से ज्यादा है, 5, 6, 7, 8 हैं, तो इसको 8 माइनस n कर दोगे और n बराबर ये, यानी n बराबर इसको 8 में से घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पर है, इसकी संयोजकता निकाल रहे हैं। अब संयोजकता, इसके बाहरी कोश में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता होगी 1। इसमें बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता होगी 2। इसके बाहरी कोश की बात चलिए, इसमें है 1 तो 1 होगी। इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 संयोजकता। इसमें 3 है तो 3। इसमें 4 है तो इसकी संयोजकता 4 ही रहेगी। लेकिन इसके बाहरी कोश में है 5 इलेक्ट्रॉन। जब 5 आ जाए तो हम क्या कर देते हैं, 8 में से घटा देते हैं, तो इसकी संयोजकता कितनी बैठेगी, 8 माइनस 5 यानी कि 3।
इसकी कितनी हो जाएगी 8 माइनस 6 यानी कि 2, इसकी कितनी हो जाएगी 8 माइनस 7 यानी कि 1, इसकी कितनी हो जाएगी 8 माइनस 8 यानी 0। ये क्या है आपका अक्रिय गैस जैसा व्यवहार करेगा, यानी अक्रिय गैस है, सिंपल सी भाषा में ये समझ लो है। चलिएगा, आपको नियम तो वैसे भी अक्रिय गैस में ही आता है ना, ठीक। चलिएगा आगे सोडियम, सोडियम का कितना 1 है तो 1, ठीक है, ये 2 है तो 2, इसकी संयोजकता इसकी 3, इसकी 4, ये 5 आ गया तो 8 माइनस 5 कर दोगे तो 1, ठीक है। अब इसका 6 है, 6 8 माइनस 5, ठीक है, इसको मैं आगे बोली तब इसको नियम को, ठीक है, हटा बोली तो 8 में से 6 जाएंगे, 8 में से 6 जाएंगे तो 2 इसकी संयोजकता, 8 में से 7 जाएंगे तो इसकी 1, 8 में से 8 जाएंगे तो ये 0। ऑर्गन, आर्गन भी आपकी क्या है अक्रिय गैस है, इसलिए। चलिए अब मैंने कुछ डायरेक्ट लिख दी है इनकी वैलेंसी, देखिएगा जैसे कि ये 19 का डायरेक्टली हो गया, ये 20 का हो गया। यहाँ के बाद में कुछ नियम थोड़े से बदल जाते हैं। क्या नियम बदल जाते हैं जरा देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी को उसमें है तो हालांकि 2 होना चाहिए, लेकिन समझो 2 इसके, और ये देखिएगा 8 से ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 इसका, इन दोनों को प्लस कर दो 4 ऑक्सीजन संख्या बन गई, 4 इसका संयोजकता हो गई। 2 ये वाला है, 8 से ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो इसको 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 ऑक्सीजन संख्या हो गई। और इसकी क्या है 3 भी हो सकती है, इसकी 4 भी हो सकती है। क्यों? या तो ये ऑक्सीजन संख्या का मतलब क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, कितने ले सकता है, या तो ये 5 को दे सकता है, लेकिन हमने क्या बताई थी जब 5 हो तो 8 में से घटाते हैं, 8 में से 5 को घटाते हैं 3 भी हो सकती है, और कभी कभी ये 4 भी ऑक्सीजन संख्या प्रदर्शित करता है, ये आपको बाद में समझ लो। ऐसे इसके बारे में आ जाए, देखिए 1 है और इसमें क्या है, यहाँ पर याद हो तो इसका नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 बाहर आता है, तो जो 2 इसकी ऑक्सीजन संख्या बन जाती है। ऐसे इसके 2 ऑक्सीजन संख्या बाहर वाले बन सकती है, 25 वाला उसी तरीके से हो जाएगा। डी में 5 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, जो कि उसमें अष्टक का अर्धपूर्ण हाफ हो जाता है, ठीक है। अभी देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए बाहरी कोश में, और ये 14 हैं, और ये कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जब इसका अष्टक करते हैं तो इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 तो एस में आ जाते हैं। यदि हम इसमें देखेंगे तो डी में यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, 7 डी में, तो या तो डी के 7 इलेक्ट्रॉन को ये दे सकता है तो 7 ऑक्सीजन संख्या बैठ सकती है। और 7 में से क्या होता है, कभी कभी ये अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो डी में क्या बचेंगे 5, जो कि हाफ स्टेबल हो जाएगा, तो 2 इसके इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2 इसके बन के 4 भी ऑक्सीजन संख्या प्रदर्शित करता है। या तो ये 2 निकाल सकता है, या डी के 7 को निकाल सकता है, या डी में से 2 निकाल सकता है। ऐसे ये या तो ये 2 निकाल सकता है, ठीक है, और यहाँ पर डी में कितने बैठेंगे 8 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, तो 8 में से ये कितने निकाल सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। ऐसे ही या तो ये 2 निकाल सकता है, या यहाँ पर ये क्या है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, यहाँ पर डी में बैठेंगे यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन, 9 में से ये कितने दे सकता है 5, सॉरी डी में यहाँ पे बैठेंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से ये कितने निकाल सकता है आपका 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। ऐसे यहाँ पर ये 1 को निकाल सकता है, या इसमें डी में कितने हो जाएंगे यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो ये 1 ही निकाल सकता है ऑक्सीजन संख्या, तो इसकी 1 ही आएगी, ठीक है बस। और कभी कभी क्या होता है कि जब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उसी ऊर्जा से यहाँ से क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन और निकल जाता है, इसलिए ये 2 दिखा देता है ऑक्सीजन संख्या। तो ये है आपका ऑक्सीजन संख्या का संयोजकता। तो आई होप कि संयोजकता निकालने का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।